साथियों, इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और बावन मेश्राम मेरे साथ हैं। लगातार चर्चा में हैं, ईवीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं। बाहरी देश जो हैं वो ईवीएम के विरोध में आ चुके हैं। कई देश ईवीएम को हटाने की बात भी कर दी है, लेकिन इंडिया में ईवीएम क्यों नहीं हटाई जा रही? ईवीएम को लेकर के लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड पर हैं और ईवीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे को। धन्यवाद। आप ईवीएम को हटाने की मांग क्यों कर रहे हैं, जबकि बाकी राजनीतिक पार्टियां ईवीएम का नाम लेने से या भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने से भी डर रही हैं? बाकी पार्टियां ईवीएम मशीन का विरोध क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जो छोटी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, एक तो भाजपा को और कांग्रेस ने 2004 में 2009 में ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की है 8 अक्टूबर 2013 को। वही डाटा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे 2004 के चुनाव का, 2009 के चुनाव का। ये डाटा लेकर ही तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम मशीन में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है 2004-2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता, उनको बेनिफिट हुआ। इस डाटा को लेकर बीजेपी और आरएसएस ने कांग्रेस को ब्लैकमेल किया कि हम सारे जनता को बता देते हैं। कांग्रेस ने कहा जनता को क्यों बता रहे हो? हमने 2 बार घोटाला किया, तुम 2 बार तुम कर लेना, मगर तुम चुप रहो। हम भी चुप रहते हैं, हमारे घोटाले के बारे में तुम चुप रहो, तुम्हारे घोटाले के बारे में हम चुप रहते हैं, तुम फायदा ले लेना। तो ये 2 बड़ी नेशनल पार्टियां जब ईवीएम के विरोध में स्टैंड नहीं ले रही है, तो इनके साथ सपोर्ट में जो रीजनल पार्टियां हैं, गठबंधन में है ना, एक तो एनडीए गठबंधन में है बीजेपी के साथ रीजनल पार्टियां, दूसरी बची हुई पार्टियां कांग्रेस गठबंधन में यूपीए के साथ में है। तो जब कांग्रेस और बीजेपी नहीं बोल रही तो वो रीजनल पार्टियां भी नहीं बोल रही है। वो ऐसा सोचती कि कांग्रेस को फायदा होगा तो 5-10% हमको भी होगा, बीजेपी को फायदा होगा तो उनके सपोर्टर पार्टियां सोचती कि हमको भी 2-4-5% फायदा होगा। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 को कहती है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ईवीएम में घोटाला होता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करने के बाद स्वीकार किया है। पार्टियां मानती है कि नहीं मानती है, इससे मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है इसका मतलब फाइनल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं, और ये संवैधानिक कोर्ट है। उसका जजमेंट सबके लिए बंधन कारक है और उसको कानून का दर्जा हासिल है। जम्मू कश्मीर का सवाल है, 35 से और 370 को निरस्त किया गया, ख़त्म किया गया। आप उसे कैसे देखते हैं, आपकी स्थिति को और उससे पहले की स्थिति को? ये मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो प्रजा है, मुस्लिम लोगों को भारत के साथ रखने के लिए एक शर्त के साथ उसका विलय हो गया था। इस शर्त को ताकत और शक्ति के बल पर हटाना, दूसरे लोगों की बात को अमान्य करना, और वो भी अपने अनियंत्रित बहुमत के आधार पर, एक तरफी लोगों पर दबाव डालने वाला मामला है। इससे देश मजबूत नहीं होता है। वो तो लोग मजबूरी में इस बात को मानेंगे ना, दिल से नहीं मानेंगे। तो ये मुझे नहीं लगता बहुत सारा समझदारी का फैसला है। ये फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने, हम मुस्लिम विरोधी है ये शो करने के लिए, और SC ST OBC के लोगों को हिंदू बनाने के लिए और मुस्लिम विरोध में इस्तेमाल करने के लिए किया हुआ है। इसके पीछे कोई राष्ट्रीय हित का मुद्दा नहीं है। अच्छा, बामसेफ जो है आरएसएस के विरोध में रहती है। आरएसएस का विरोध जब बामसेफ करती है तो उसका मेन एजेंडा क्या है? आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करती है? नहीं, आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करती है, ये बात सही नहीं है। आरएसएस का मूल एजेंडा ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना है। हिंदुत्व तो आवरण है ब्राह्मणों का
भारत को गुलाम बनाने का जो एजेंडा है उस पर पर्दा डालने के लिए। हिंदुत्व शब्द ब्राह्मणों के नियंत्रण और अनियंत्रित सत्ता स्थापित करने को जायज़ ठहराने वाला कार्यक्रम है, इसलिए हिंदुत्व शब्द सही नहीं है। ये ब्राह्मणत्व पर पर्दा डालने के लिए यूज़ किया हुआ शब्द है। तो दूसरे किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के पत्रकारों ने हिंदुत्व शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि ब्राह्मणत्व शब्द का उपयोग करना चाहिए कि ये हिंदुत्व नहीं है, ब्राह्मणत्व है। ये ब्राह्मणत्व थोपना चाहते हैं मगर नाम लेते हिंदुत्व का। आप खुल कर के नागपुर में विरोध किया आपने उनका, वहाँ से उनके दफ्तर में ताला लगा और आज हर घर के ऊपर उन्होंने एक मुहिम चलाई, भारतीय जनता पार्टी ने भी और RSS ने भी, कि हर घर पर तिरंगा होना चाहिए। जबकि वो पहले तिरंगे को मानूस मानते थे, अब वो तिरंगे को घर घर पर लगा रहे हैं। क्या वो राष्ट्रवादी हो चुके हैं? अब तिरंगा हमारे देश का संविधान ने स्वीकार किया हुआ झंडा है, और अगर वो जिस बात को मानते नहीं थे उस बात को मानते हैं तो ये उनकी शरणागति है। वो तिरंगे के सामने शरण हो गए हैं, तो अच्छी बात है। वो जो देशद्रोही लोग हैं ये RSS वाले, अब ये शरणागत हो गए हैं। ये देशद्रोही लोगों को अब मजबूर होना पड़ा, मतलब शरणागत होना पड़ा। अच्छा, तो इनके लिए शरणागत होना पड़ा। देश में जो राष्ट्रवाद मजबूत है इसकी वजह से इनको मजबूर होना पड़ा। अब आप कैसे देखते हैं? आप काफ़ी समय से ये चीज़ कर रहे हैं। पामसेफ जो है वो बहुजनों की आवाज़ उठा रहा है, वो यही चीज़ करता है कि 85% लोगों को एक मंच पे लाना है और इस देश में बहुजनों का राज कायम करना है। ये बात पामसेफ की ओर से और आपकी ओर से हमेशा कही जाती है। लेकिन दूसरी ओर अब RSS प्रमुख मोहन भागवत ये कहने लगे हैं कि हम भी मूल निवासी हैं। नहीं, DNA के वे मेडिकल साइंस का एविडेंस है ना, उसके अनुसार ब्राह्मण का DNA भारतीय नहीं है, तो उनका मूल निवासी कहने का कोई सबूत तो है नहीं उनके पास। सबूत नहीं ना उनके पास, हमारे पास तो DNA का सबूत है। उनके कहने का, बयान देने का कोई मीनिंग है नहीं। अच्छा, दूसरा मेरा आखिरी सवाल है, समय बहुत कम है और आपकी मीटिंग है आगे। बामसेफ जो है ये किस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करेगा? क्योंकि बामसेफ जो है, राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करेगी। बामसेफ किस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करेगा? एक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन बामसेफ मुलाजिमों का संगठन है। बामसेफ मुलाजिमों का संगठन है। मुलाजिम किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा भी तो 85% लोगों को साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। 85% लोगों को जगाने का, जोड़ने का, जागृत करने का, उनके हक अधिकार के बारे में, संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरण करने के लिए कोई कानूनी बंदिश नहीं है, कानूनी रुकावट नहीं है। राजनीति करने पर कानूनी रुकावट है। सिविल सर्विस कंडक्ट रूल जो है उसमें पाबंदी है, मगर जागरण करने के लिए जो संविधान में लिखे हुए अधिकार है उसके बारे में कोई रुकावट नहीं। लेकिन जब कांशीराम थे और आप लोग थे तब BSP का गठन किया गया था। आज BSP कहाँ पर है? आज BSP के सुर जो हैं वो कांग्रेस के समर्थन में दिखते हैं। मायावती जो है, मायावती का कोई ईमान धर्म नहीं है, इसलिए उसको अब 12% वोट रहे हैं। और पिछले चुनाव में एक MLA चुनकर आया था विधानसभा में UP के, अब की बार एक भी नहीं आएगा। तो चंद्रशेखर रावण को कैसे देखते हैं? नहीं, उसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं भविष्य में भारत की तस्वीर क्या होगी? जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपका संगठन काम कर रहा है, दूसरी ओर से RSS 2030 तक 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा करेंगे। 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा करेंगे। तो आखिर में आप पूरे भारतवासियों को और जम्मू कश्मीर को क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल। सारे जम्मू कश्मीर की जो प्रजा है वो प्रजा को भारत के साथ मिलजुल कर रहने के लिए हमारा संदेश है कि मिलजुल कर रहना चाहिए और मिलजुल कर वो उनको रखा जाए। इसके लिए निश्चित रूप से भारत जैसी शक्तिशाली देश को जो मिलजुल कर रहने के लिए करना चाहिए वो उनको करना चाहिए। अच्छा मेश्राम साहब, मेरा आखिर में सवाल है, ये मेरे दिमाग से निकल गया था, स्लिप हो गया था। आप लोग
अब जो ये संगठन है आपका, देश के अंदर जो माहौल है, इस वक्त का माहौल है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? और 2024 में क्या मानते हैं, क्या भाजपा सरकार दोबारा से सरकार बनाएगी? और आपने जो 3 फाइलें दिखाई थी, मैंने मंच से देखा था, आपने 3 फाइलें दिखाई थी कि नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने बैठ के बात कर सके या आपके ऊपर सवाल उठा सके। नहीं, उसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ईवीएम में घोटाला करके उन्होंने चुनाव जीता, उसकी हमारे पास सबूत की फाइलें हैं, ये हम कह रहे हैं। वो हमारे पास सबूत है, ये कह रहे हैं, तो वो हमारे पास है ना सबूत। 2024 के इलेक्शन के बाद 2024 में अपोजिशन पार्टी के लोगों को यूनाइटेड गठबंधन करना चाहिए और बीजेपी को परास्त करने के लिए 1-to-1 कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। वामन मेश्राम थे। और साथियों, ये समझ लीजिए कि अब भारत के 2030 का जो समय दिया है, और नरेंद्र मोदी की जो 3 फाइलें इनके पास हैं, उन 3 फाइलों में ऐसा क्या है, वो ईवीएम का घोटाला क्या था, वो सारी कहानी बड़ी जल्दी सामने आएगी। धन्यवाद।